हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5। पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। इसे समझने से पहले हम एक बार केल्विन साइकिल को फिर से देखते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप था केल्विन साइकिल का, वेयर RuBP यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है वो एंजाइम है रुबिस्को। अब इस एंजाइम की खास बात क्या है कि ये एंजाइम इस अर्थ पे पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड वी नो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सपोर्ट ऑल द लाइफ फॉर्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दिस प्लैनेट। सिंस की जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस फूड, सो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी इस एंजाइम को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रुबिस्को एंजाइम के बारे में है वो ये कि इसका एक्टिव साइट जो है इट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन। अगर CO2 एंड ऑक्सीजन इक्वल क्वांटिटी में है तो ऐसे केस में रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड होगा, यानी कि CO2 एंड ऑक्सीजन का रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या है उस पे डिपेंड करेगा कि रुबिस्को एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल इन C3 प्लांट्स कई बार क्या होता है, जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है इंस्टेड ऑफ CO2, और ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर हो जाता है और CO2 का लो जाता है। तो ऐसे केस में जो CO2 फिक्सेशन है ये डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस न्यू प्रोसेस विल स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें RuBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके with the help of this coenzyme get converted into two products where one is 1 molecule of 3-PGA and phosphoglycolate। तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एंड इस पूरे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कहीं भी शुगर, ATP या NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, उल्टा यहाँ CO2 रिलीज होता है प्लस ATP का यूज होता है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन एक कंप्लीटली वेस्ट प्रोसेस है फॉर द प्लांट्स। बट ये क्यों होता है इसका अभी तक कुछ क्लियर नॉलेज नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स। तो इन C4 प्लांट्स देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज फॉर फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बट here they have a mechanism which increases the concentration of CO2 at enzyme site। And ये कब होता है, ड्यूरिंग हैच एंड स्लेग पाथवे, जब C4 एसिड मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में एंटर करता है एंड हियर इट ब्रोक डाउन टू रिलीज CO2 which further enters the Calvin cycle। So in this way there is increase in the CO2 concentration। It ensures कि जो रुबिस्को है function as carboxylase not oxygenase। So lack of photorespiration in C4 plants, activity and yields are better in these plants as compared to C3 plants, क्योंकि वहाँ photorespiration हो रहा है which is a completely waste process। And with this the C4 plants show tolerance to higher temperature। Let's talk about factors affecting photosynthesis। तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। तो दो टाइप के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। वन इज इंटरनल, जिसे प्लांट फैक्टर्स भी कहते हैं, दैट इंक्लूड्स नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हार्मोन्स। तो ये सारे फैक्टर्स प्लांट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसेंट्रेशन एंड वाटर। तो ये दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दे ऑल साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब भी एक से ज्यादा फैक्टर किसी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो वहां पे आ जाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस
इफ मोर देन वन फैक्टर्स अफेक्ट इट, देन जो रेट है उस प्रोसेस का वो डिटरमाइन होगा बाय द फैक्टर विच इज लेस इन क्वांटिटी, यानी कि जो फैक्टर मिनिमल वैल्यू में है, दिस फैक्टर विल डायरेक्टली अफेक्ट दैट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, if green leaves are there and there is optimal light and CO2 condition, बट फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा अगर टेम्परेचर जो है वो काफी लो है। अगर टेम्परेचर एक ऑप्टिमल वैल्यू से काफी लो है तो देर इज नो फोटोसिंथेसिस, चाहे बाकी फैक्टर्स कितने ही ऑप्टिमल हो, बट एक फैक्टर भी अगर कम या जरूरत से ज्यादा है तो दैट विल अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट। नाउ यू अंडरस्टूड कि ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आता है लाइट। बट बिफोर दैट वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, यानी कि लाइट में प्रेजेंट रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की जो लाइट है दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी यानी कि लाइट कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। प्लांट्स हैं उनमें प्लांट्स को कम एक्सपोजर चाहिए लाइट का, ज़्यादा चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। इसको हम फोटो पीरियोडिज्म भी बोलते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये भी जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं लाइट के दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम एक रिलेशन देखें बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन, हम देखेंगे कि एट लो इंटेंसिटी, यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, एट लो इंटेंसिटी तो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो इंक्रीज होगा बिकॉज CO2 फिक्सेशन होगा। बट जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, एट दैट पॉइंट वी सी कि जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो ग्रेजुअली क्या होगा, फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज बाकी के जो फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट लाइट वो उस केस में लिमिटिंग हो जाएंगे। लाइट चाहे इसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ जाए बट एक पॉइंट आने पर बाकी फैक्टर्स के लिमिटिंग हो जाने के कारण देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन। और ये कब होता है, ये सन से मिलने वाली कंप्लीट लाइट का जो 10% है उसी पे हो जाता है। सो दिस पॉइंट वेयर द लाइट इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस रेट। So, except few plants like those who grow in shady places or dense forest, light जो है वो rarely ही कभी limiting factor होता है नेचर में। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाए, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा एंड देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Let's see second external factor, that is CO2 concentration. सो CO2 जो है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसकी जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी लो है। ये कंसंट्रेशन अगर 0.05% बढ़ जाती है तो दैट इंक्रीजेज द CO2 फिक्सेशन रेट, बट बियॉन्ड दैट पॉइंट इट कॉजेज डैमेज। नाउ C3 एंड C4 प्लांट्स जो हैं दे बोथ रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तो उस केस में दोनों ही प्लांट्स, चाहे वो C3 है या C4 प्लांट है, दोनों ही प्लांट्स नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे टू हाई CO2 कंडीशन। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उस केस में दोनों ही प्लांट्स शो करेंगे इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय फिक्सिंग द CO2। नाउ C4 प्लांट्स जो हैं इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 360 माइक्रोन पर लीटर पे हो जाता है, बट इन C3 प्लांट्स ये डिफरेंट है बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू higher concentration of CO2 and their saturation point is seen only beyond 450 micron per liter. It means कि जो करंट अवेलेबिलिटी है CO2 की वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis and that leads to
इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए जो ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउसेस जो हैं उनमें जो क्रॉप्स हैं जैसे कि पोटैटोज या बेल पेपर इनको उगाया जाता है, और वहाँ ग्रीन हाउस क्रॉप्स में क्या होता है, जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो बढ़ाया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। यानी कि जब CO2 का कंसेंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पे है तो उस केस में C4 प्लांट ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। C3 प्लांट्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाना होगा। So they are allowed to grow in CO2 enriched environment that leads to higher yield. Now third external factor is temperature. So for C3 plants optimum temperature is 20 to 25 degrees Celsius, and for C4 plants जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है कंपैरेटिवली C3 प्लांट्स, इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। सो जो डार्क रिएक्शन है हमें पता है कि ये एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं, बिना एंजाइम के ये प्रोसेस होगा ही नहीं, और जितने भी एंजाइम्स हैं दे गेट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे एंड प्रोसेस होगा ही नहीं। तो C4 plant respond to high temperature and show high rate of photosynthesis. Comparatively जो C3 plants हैं they have a much low temperature optimum. Now last factor that is water. वाटर का जो इफेक्ट है वो फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्टली इतना तो नहीं है जितना प्लांट्स पर है, यानी कि वाटर स्ट्रेस कॉज करेगा। अगर वाटर कम है तो वाटर स्ट्रेस कॉज होगा एंड दैट कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। स्टोमेटा बंद रहेंगे तो CO2 कहाँ से आएगा प्लांट्स के पास। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स की विल्टिंग हो जाएगी, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, जिससे प्रॉपरली लाइट कैप्चर नहीं होंगे एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। टिल दैट स्टूडेंट्स आप आज की ये क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।